कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। प्यारे बच्चों, कल हमने मुद्रा एवं साख, मुद्रा और साख जो चैप्टर शुरू किया था उसमें कल हमने मुद्रा के बारे में जाना था कि मुद्रा के प्रचलन से पूर्व वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम प्रचलित था। उसके बाद चांदी और सोने के सिक्के आए। उसके बाद आधुनिक करेंसी सिक्के और कागज़ के नोटों का प्रचलन शुरू हुआ। वस्तु विनिमय के हमने कुछ दोषों पर प्रकाश डाला था, जिसमें से सबसे मुख्य दोष था कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग उसमें होना ज़रूरी था उस सौदे के लिए, तभी वस्तु विनिमय में कोई सौदा हो पाता था। उसके बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू, जिसका नाम है साख यानी कि क्रेडिट, यानी कि उधार लेना या देना। प्यारे बच्चों, कल आपने ये समझ लिया था कि हमारी अतिरिक्त जमाएं बैंकों में निक्षेप के रूप में रहती हैं, यानी कि हम अपनी अतिरिक्त जमाओं को सेविंग अकाउंट में जमा कर देते हैं। पर अब यहाँ ये सवाल उत्पन्न होता है कि बैंक उन सेविंग्स का जो बैंक जमा करते हैं पब्लिक अपनी सेविंग अकाउंट में, तो बैंक के पास बहुत सारे पैसा हो जाता है सभी सेविंग अकाउंट्स को मिलाकर, तो बैंक उस पैसे का करता क्या है। तो ये आज का जो सेशन है ये इसी पर केंद्रित है कि बैंक उस पैसे का करता क्या है। प्यारे बच्चों, बैंक उस पैसे को उधार दे देता है, क्रेडिट दे देता है। आज के इस सेशन में आप साख के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम 3 पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। इसमें हम 2 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे कि समय पर ऋण चुका पाना और समय पर ऋण न चुका पाना, और दूसरा पॉइंट है ऋण की शर्तें, लोन टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें भी हम कुछ पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें समर्थक ऋणाधार, कोलेटरल सिक्योरिटी और निश्चित ब्याज दर और कागजात है। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सहकारी समितियों से ऋण, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं ऋण संबंधी पूरी गतिविधियां। जब बैंक के पास जमाएं हो जाती हैं तो बैंक हमारी जमाओं पर हमको कुछ इंटरेस्ट देता है और साथ ही वो हमारी जमाओं को अन्य लोगों को उधार देने के लिए भी काम में लाता है। जब बैंक उधार देता है पब्लिक को तो वो ज़्यादा ब्याज दर लेता है, और जब वो हमारी जमाओं पर ब्याज दर देता है हमको, तो वो कम ब्याज दर देता है। सपोज दैट बैंक अगर किसी को 1 लाख रुपए का लोन दे रहा है तो वो 9 से 12% तक ब्याज वसूल कर लेता है, और हमारी ब्याज दरों पर वो 4 या 5% की ब्याज दर हमको देता है जमाओं पर। तो ये बीच का अंतर उसकी आय का मुख्य स्रोत होता है। अब हम बात करते हैं बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों की। तो बैंकों से जब किसी आदमी को ऋण देता है तो उस अमुक आदमी के सामने 2 तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। एक समय पर ऋण चुका पाना और एक समय पर ऋण न चुका पाना। आपकी बुक में 2 तरीके के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिन्हें आप लोग स्टडी करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप लोगों की जो बुक है उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें साख की 2 विभिन्न स्थितियां दी गई हैं पेज नंबर 43 पर। इसमें पहली स्थिति है त्योहार का मौसम और दूसरी स्थिति है स्वप्ना की समस्या। पहली स्थिति में त्योहार का मौसम में समय पर ऋण चुका पाना है। इसका मतलब यह है कि सलीम जो एक व्यापारी था, जूता निर्माता, उसको एक 3000 जोड़ी जूतों की डिमांड आती है, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए वो बैंक से लोन ले लेता है और उस लोन को वो समय पर चुका देता है बैंक को, जिससे उसकी डिमांड भी पूरी हो जाती है जूतों की, और समय पर उसका लोन भी चुक जाता है, जिससे वो बहुत लाभ में रहता है। पर स्वप्ना की समस्या इससे थोड़ी सी डिफरेंट है।
स्वप्ना भी अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाने की मांग, और स्वप्ना की समस्या इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। अब स्वप्ना की समस्या इससे थोड़ी सी डिफरेंट कैसे है, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। स्वप्ना ने अपनी 3 एकड़ ज़मीन में मूंगफली उगाने का प्लान किया और मूंगफली की उसकी जो फसल थी वो कीटनाशकों के प्रयोग से तहस नहस हो गई। कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है, और हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कीटनाशकों की प्रयोग की वजह से या कीटों की वजह से या बारिश आने की वजह से अगर कोई भी फसल बर्बाद होती है तो ऐसी स्थिति में कोई भी किसान लोन कैसे चुका पाएगा, ये आप लोग खुद सोचिए। और ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि स्वप्ना ने अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर लोन चुका दिया, लेकिन वो पूरा लोन नहीं चुका पाई, और ऐसी कंडीशन में उसे पहले लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ेगा, और उसका जो मूलधन है और वो ब्याज है वो उसके ऊपर परस्पर चढ़ती चली जाएगी। यानी कि इसको डेट ट्रैप में फंसना कहते हैं, ऋण जाल में फंसना कहते हैं, कि जब आप एक लोन ना चुका पाएँ तो उस लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लें, और फिर उसको ना चुका पाएँ तो उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन लें। तो इसे इस तरीके से वो इस लोन को कैसे चुका पाएगी, ये आप अपनी बुक में अच्छे से स्टडी करिए। तो 2 तरह की स्थिति होती है लोन लेता है जब कोई आदमी, या तो वो समय पर चुका पाता है या कभी कभी कुछ कारण हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में लोन नहीं चुका पाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर बैंक दबाव बना सकता है लोन चुकाने के लिए। लेकिन ऐसी कंडीशन में आगे क्या कर सकता है बैंक, हम आगे अभी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 2 कंडीशन आपने पढ़ी, समय पर ऋण चुका पाना और समय पर ऋण न चुका पाना। दूसरा पॉइंट है ऋण की शर्तें, लोन टर्म्स एंड कंडीशन। लोन टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है? लोन टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब होता है कि लोन बैंक जब देता है आपको तो वो कुछ शर्तें आपके सामने रखता है और उन शर्तों को आपको मानना होता है। एक एग्रीमेंट साइन होता है जिस पर शर्तें व नियम व शर्तें लिखी होती हैं। तो यहाँ हम जो 3 मुख्य पॉइंट हैं इसमें उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार का मतलब क्या होता है? समर्थक ऋणाधार को इंग्लिश में कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो आपसे कुछ गिरवी रखने के लिए कहता है। ये गिरवी रखी जाने वाली चीज़ कोई पशु भी हो सकती है, कोई आपकी ज़मीन भी हो सकती है, आपका मकान भी हो सकता है, आपकी दुकान भी हो सकती है, आपकी गाड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा बैंक इसलिए करता है कि अगर आप लोन न चुका पाएँ तो वो आपकी इस गिरवी रखी हुई संपत्ति को बेच दे और उससे अपने लोन की भरपाई कर ले। ये बैंक के लिए एज ए गारंटी का काम करती है। इसको समर्थक ऋणाधार कहते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है निश्चित ब्याज दर। जब बैंक आपको लोन देता है तो वो आपसे एक ब्याज वसूल करता है जो कि 12%, 13%, 14% कुछ भी हो सकती है, और ये उस ब्याज दर से कहीं ज़्यादा होती है जो बैंक आपको आपकी जमाओं पर देता है। इस बात को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक निश्चित ब्याज दर बैंक आपसे वसूलता है। तीसरा सबसे मुख्य पॉइंट है कागजात। जी हाँ, अगर आप कोई भी ऋण लेते हैं, जैसे आपने होम लोन के लिए अप्लाई किया और अगर आप सैलरीड क्लास हैं, आप वेतनभोगी हैं, तो बैंक आपसे पिछले 2 सालों का आपका फॉर्म 16 आता है, इनकम टैक्स का फॉर्म आता है। बैंक आपसे वो पिछले 2 सालों का फॉर्म 16 मांगेगा, इनकम टैक्स की स्लिप मांगेगा, आपके जो मालिक आपको सैलरी देते हैं उसकी सैलरी स्लिप मांगेगा, और बैंक आपसे आपकी प्रॉपर्टी के कागजात मांगेगा। तो ये सारी चीज़ें बैंक आपसे डिमांड करेगा, इन कागजातों में शामिल है। और साथ ही जब आप कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी बैंक की लोन जब आप घर खरीद लेते हैं तो उस घर के खरीदने के जो ओरिजिनल पेपर हैं वो बैंक अपने पास रख लेगा तब तक जब तक कि आप उसका पूरा लोन नहीं चुका पाते हैं। इस बात को आप इम्पोर्टेंटली याद रखिए कि बैंक आपको अगर घर के लिए लोन दे रहा है और आपने घर खरीद लिया है तो वो घर के सारे कागजात अपने पास तब तक रखेगा जब तक कि आप उसका पूरा लोन नहीं चुका पाते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने समझे ऋण की शर्तों में, कि समर्थक ऋणाधार, निश्चित ब्याज दर और कागजात।
ये 3 चीज़ें आप लोगों को इम्पोर्टेंटली याद रखनी है। तीसरा पॉइंट है सहकारी समितियों से ऋण। सहकारी समितियां क्या होती हैं बच्चों? सहकारी समितियां कई तरीके की होती हैं, किसानों की, मजदूरों की, बुनकरों की। सहकारी समितियों से मतलब होता है कि जब जब बहुत सारे लोग किसी समिति को बनाकर उसमें अंशदान करते हैं और वो समिति बैंक से मोटा लोन लेकर उनको वापस लोन संबंधी ज़रूरतों को उन सदस्यों की को पूरा करती है, तो उसे सहकारी समिति कहा जाता है। इस बात को हम उदाहरण से समझ सकते हैं। आपकी किताब में एक जो उदाहरण दिया गया है हम उसी को समझा रहे हैं, अलग से कोई उदाहरण हम आपके लिए नहीं ले रहे हैं ताकि आप इसे और पढ़ सकें। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। ये आप पेज नंबर आ जाइए 47 पर। पेज नंबर 47 पर आ जाइए। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। 2300 किसान इस समिति में सदस्य हैं और ये सदस्य उस समिति को अंशदान देते हैं हर महीने, और ये समिति इस समर्थक ऋणाधार के बलबूते, जो किसानों से उसे छोटी छोटी अंशदान मिले हैं, उस पैसे के बलबूते बड़ा ऋण लेती है बैंक से, और उस ऋण से फिर ये वापस किसानों को उनके ट्रैक्टर खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, सिंचाई संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वापस उनको लोन देती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ये पूरा ऋण बैंक का चुका ना दिया जाए। जब एक बार ये ऋण चुका दिया जाता है तो फिर दूसरा ऋण लेने के बारे में सोचा जाता है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को हम एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां हैं। बैंक जब किसी को लोन देता है तो 2 कंडीशन हो सकती हैं कि वो बंदा समय पर ऋण चुका पाता है या समय पर ऋण न चुका पाता है। और ऋण की शर्तें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें 3 कंडीशन है: समर्थक ऋणाधार, निश्चित ब्याज दर और कागजात। और तीसरी कंडीशन है सहकारी समितियों से ऋण। तो ये आप सभी लोग पढ़िए और समझिए किताब में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा और साथ ही इस चैप्टर की फोटो स्टेट भेज दूंगा। ओके।